नमस्कार विद्यार्थियों। इकोनॉमिक पॉलिसी के आज लास्ट कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे और वो है कि इसके एडवांटेज या सक्सेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या रही है और नंबर 2 इसके फेलियर्स क्या रहे हैं, यानी इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज सामने आई उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी सक्सेस की बात करें, अगर इसका मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन के लिए हम दोनों पहलुओं को लेते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हुए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है और जो है इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज कह दें या इसकी क्रिटिसिज्म कह दें या इसकी अनसक्सेस या फेलियर की बात करें तो हम एक दूसरा हिस्सा लेते हैं कि जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई 1991 में भारत सरकार के द्वारा जब उदारीकरण को लागू किया गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया गया, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म किए गए, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो फिजिकल रिफॉर्म हो, चाहे वो मॉनेटरी सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में एक आमूलचूल परिवर्तन किए गए। और वो परिवर्तन इसलिए किए गए क्योंकि भारत के द्वारा जो है विश्व व्यापार संगठन या WTO की मेंबरशिप को स्वीकार किया गया था, यानी गेट की हमने मेंबरशिप ली थी। और उस स्थिति में हमारे लिए एक मजबूरी थी कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी लाएं और तकनीक को लाएं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को आमंत्रित करना था और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आमूलचूल परिवर्तन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किए गए, जिसका परिणाम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिला। और वो परिणाम एक सक्सेस के रूप में जो था वो निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट है। सबसे पहला जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला भारतीय अर्थव्यवस्था में वो ये था कि GDP में वृद्धि हुई, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो बढ़ा। और वो स्वाभाविक भी था कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया, विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया, तो उत्पादकता बढ़ने लगी, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें वृद्धि लगातार देखने को मिली। नंबर 2 जो इसके अंतर्गत जो सफलता मिली वो ये थी कि एक संरचनात्मक जो ढांचा है उसकी दर में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी संरचनात्मक ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, इरिगेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर है, बैंकिंग का सेक्टर है, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चरल जो है चेंजेस कहते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि जो संरचनात्मक ढांचे में जब परिवर्तन किया गया तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिला। तीसरा जो लाभ इसके जो मिला था वो ये था कि विश्व व्यापार संगठन के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव देखने को मिला। धीरे धीरे हमने स्वीकार कर लिया। पहले एक विरोध की अवस्था थी जब गेट एग्रीमेंट की बात आई, जिसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे जो कि किसानों ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं, चाहे वो पेटेंट राइट के बारे में हो, चाहे वो ट्रिप्स के बारे में हो, ट्रिम्स के बारे में हो, तो ये माना गया कि है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूरी रही, भारत सरकार की मजबूरी रही कि हमने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद में धीरे धीरे ये देखने में आया कि हम उसके साथ जुड़ते गए, यानी हमने ग्लोबलाइजेशन एरा में यानी वैश्वीकरण में हमने उसको स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ते गए और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में आत्मसात करते गए और धीरे धीरे उसका लाभ भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिला। उसके बाद में जो अगला जो आता है वो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखिए, जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किए गए, निश्चित तौर पर जब GDP बढ़ी यानी राष्ट्रीय आय बढ़ी, तो उसका परिणाम ये देखने को मिला कि जो उत्पादन हमारा बढ़ा तो उससे न केवल हम अपने घरेलू मांग को पूरा कर रहे थे, बल्कि जो सरप्लस हमारा बचा था प्रोडक्शन का, उसे हम निर्यात करके जो इतने सक्षम हो गए कि उससे हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन हमारे को होने लग गया। उसके बाद में अगला जो आता है इंक्रीज इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में लगातार वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनी को हमने आमंत्रित किया, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों प्रकार के निवेश हमारे बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार न केवल पूंजी आई बल्कि उसके साथ साथ उच्च तकनीक का लाभ भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने लग गया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर छोड़ दें तो एक ड्रास्टिक चेंज इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग है, इंश्योरेंस वगैरह है, ये सेवा क्षेत्र कहलाते हैं।
इनमें भी एक आमूल परिवर्तन देखने को मिला। इनमें लगातार वृद्धि की दर बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार प्राप्त हुआ। उसके बाद में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा लगातार, निजी निवेश जो है, क्यों? क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो उसका कोलैबोरेशन जो है वो निजी कंपनियों के साथ हुआ, तो निजी कंपनियों का निवेश भी लगातार बढ़ता गया और उसका लाभ जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिला। उसके बाद में कंट्रोल और इन्फ्लेशन। देखिए, हम 1991 की जब हम बात करें, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार सत्ता में थी, 17% तक इन्फ्लेशन की रेट पहुंच गई थी और ये इतनी भयावह और खतरनाक थी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे ही भारत सरकार के द्वारा नवीन आर्थिक सुधार किए गए या आर्थिक नीति में सुधार किए गए, धीरे धीरे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा और उसके कारण से मांग के अनुरूप जब पूर्ति में वृद्धि होने लगी तो उसके कारण से कीमतों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और जो है मुद्रा प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण जो है इस आर्थिक नीतियों के कारण से होने लग गया। तो ये सब कुछ ऐसे जो हैं सक्सेस रहे या कुछ ऐसे बिंदु रहे जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति जो है वो प्रदान की। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कुछ डिफेक्ट्स भी रहे हैं और हम ये कह दें, उन आधारों पर ये भी कह सकते हैं कि टोटली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सक्सेस के राह पर नहीं रही। कुछ इसके पॉइंट या बिंदु इस बात को परिलक्षित करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, वो फेलियर भी रहे और उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। देखिए, जो सुधार किए गए, जो सुधार के लिए जो एक नीति भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, एक कार्यक्रम, सुधार कार्यक्रम जो लागू किया गया, नवीन आर्थिक सुधार जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है देखते हुए, वहां के संरचनात्मक ढांचे को देखते हुए, जो है वहां के राजनीतिक ढांचे को देखते हुए अनुरूप नहीं था और इसलिए जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो हमने लक्ष्य रखे थे सभी क्षेत्रों में, वो लक्ष्य पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाए। नंबर 2 जो रहा वो ये था कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो था वो पुअर हो गया, यानी हमारा जो राजकोषीय ढांचा है वो और कमजोर हो गया। देखिए, राजकोषीय ढांचे की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो टैक्स कलेक्शन के बारे में बात आती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात आती है, उसमें बजट प्रिपरेशन या बजट निर्माण की बात आती है और उसमें डेब्ट, ऋण की बात आती है, यानी गवर्नमेंट डेब्ट की बात आती है। तो हमारा ढांचा चरमरा गया, लगातार सरकारी खर्च बढ़ते गए, अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते गए और उसके कारण से उसमें लगातार किसी प्रकार की रुकावट नहीं हुई, लगातार बढ़ते गए और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को जो उठाना पड़ा वो ये था कि भारत के जो पूंजीगत व्यय वगैरह हैं वो कम हो गए, क्योंकि उसमें सरकारी व्यय लगातार बढ़ते गए और वो जो है अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो गए। नंबर 3 जो मुख्य बात आती है वो ये थी इंक्रीज इन फॉरेन डेब्ट, यानी जो है विदेशी ऋण भार में लगातार वृद्धि होती रही, हमें केवल ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ा, अत्यधिक भार बढ़ता गया। आज स्थिति वो ये है कि प्रत्येक भारतीय पर किसी न किसी रूप में वो ऋणी है एक प्रकार से, तो ये लगातार ऋण भार बढ़ता गया, तो ब्याज की रकम चुकाने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से या अन्य विकसित राष्ट्रों से हमें ऋण प्राप्त करना पड़ा। उसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट की। देखिए, जब हमने इसको लागू किया था तो हमारा एक ड्रीम था और सरकार का भी लक्ष्य था कि सरकार बेरोजगारी को दूर कर पाएगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये आर्थिक सुधार बेरोजगारी को दूर करने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि बेरोजगारी को दर को दूर किया जाएगा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा, रोजगार का सृजन होगा, वो इन आर्थिक सुधारों से नहीं हो पाया है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो गरीबी को दूर करने के लिए, देखिए गरीबी और बेरोजगारी एक साथ होती है। अगर बेरोजगार है व्यक्ति तो निश्चित तौर पर उसकी पॉवर्टी भी उसके साथ आएगी, तो गरीबी की दूर नहीं हो पाई। वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, अलग अलग प्रकार से हम जो देख सकते हैं, हमारे सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों प्रकार की गरीबी हमें देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, ये अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। उसके बाद में अगला आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी वित्तीय संकट बढ़ा है। देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं
कि जब नवीन आर्थिक सुधार लागू किए गए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई, उन्होंने निवेश किया, देश में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा, निर्यात बढ़ा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्थिति इसके विपरीत बनी कि लगातार वित्तीय संकट और बढ़ गया, क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था को WTO के अनुसार या जो विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुसार हमें उसको चलाना था। तो उसके अनुसार हमारे पास में इतने संसाधन जो एक्सपेक्ट किए गए थे कि हमें प्राप्त हो जाएंगे विदेशी वित्तीय संस्थाओं से या जो है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे राष्ट्र उनसे, वो नहीं हो पाए। इसलिए वित्तीय संकट वो लगातार आज भी बने हुए। उसके बाद में लॉस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र को काफ़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। और वो सबसे बड़ा नुकसान किस रेट में था, क्योंकि जो ब्याज दरें थी वो काफ़ी ऊंची थी, और ऊंची ब्याज दरों पर जब इन औद्योगिक क्षेत्रों को, औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्राप्त हुआ, तो इसने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, व्यापक दबाव बना ब्याज का, और उनकी जो लागत है वो काफ़ी बढ़ गई, और इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों को काफ़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नवीन आर्थिक सुधारों की हमारी एक मजबूरी रही। उन मजबूरी को आज स्थिति हमारी ये बन गई कि ना तो हम इनसे दूर जा सकते हैं और ना ही हम इन्हें जो है अपना सकते हैं। तो एक ऐसा संतुलित कार्यक्रम बनाना पड़ेगा जो देश हित में हो, ताकि जो है देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा या नई गति जो है वो विकास दे सके, ताकि देश जो है विकास की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद।